सभी को नमस्कार। उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम इतिहास की जानकारी लेते हैं जो आम तौर पे जानी जाती है। इतिहास होता क्या है? प्राचीन काल में या आज से भूतकाल में कोई भी घटना जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हो वो क्या है? इतिहास। जो अपना महत्व रखती है उसे भी अपन क्या कहते हैं? इतिहास। जो ये इतिहास है, ये इतिहास तीन भागों में होता है। कितने भागों में? तीन। पहला होता है जिसको अपन कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा ऐतिहासिक काल? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो भाग होता है इसका, इसे अपन कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल। और एक जो इसका तीसरा भाग होता है उसे अपन कहते हैं ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। अब तीनों में फर्क क्या है तो समझे। जो सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के हमें अवशेष तो मिलते हैं पर उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो वे सभी किस में आते हैं? प्राग ऐतिहासिक में। अगर बात करें हम आद ऐतिहासिक काल की, तो इसके हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और साथ में अवशेष भी मिलते हैं। परंतु इसके जो लिखित साक्ष्य है इनको आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक, कि मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं। और एक आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का सीधा सीधा मतलब है कि उसके हमें लिखित साक्ष्य भी मिल रहे हैं, अवशेष भी मिल रहे हैं और उन्हें हम समझ भी पा रहे हैं। तो हम अगर बात करें कि भारत में इतिहास का जनक कौन है, क्या पूछेगा कभी? भारत में इतिहास का जनक, इतिहास का जनक। अगर बात करें भारत में अपन इतिहास के जनक की, तो हमें लिखित साक्ष्य भारत में कब से प्रारंभ होते हैं? तो वेदों से होते हैं। तो जो वेदों को लिखेगा वही क्या कहलाएगा? भारत में इतिहास का जनक। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं वेदों को लिखने वाले कौन थे? वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास। तो वेद व्यास को अपन क्या कहते हैं? भारत में इतिहास का जनक। उसके बाद बात करें अपन राजस्थान में इतिहास का जनक किसे कहते हैं? अगर पूछ ले अपन से, क्या राजस्थान में, राजस्थान में इतिहास का, इतिहास का जनक, भारत में इतिहास का जनक। और भारत में, राजस्थान में जो इतिहास का जनक है वो हम कहते हैं घोड़े वाले बाबा, जो कि यति ज्ञानचंद्र के शिष्य थे, जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। वो बाहर से आए थे और उन्होंने आके राजस्थान के इतिहास को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा, इतनी अच्छी पुस्तकें लिखी कि उन व्यक्ति को हम क्या मानने लग गए? राजस्थान में इतिहास का जनक। तो हम मान सकते हैं राजस्थान में इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। अगर हम बात करें कि जो राजस्थान की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वह किस पुस्तक के आधार पर पूछे जाते हैं, तो एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था G.H. ओझा, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो अपनी पुस्तकें लिखी राजस्थान के इतिहास को लेकर, उसी को हम आधार मानकर सारे क्या करते हैं? परीक्षाओं में प्रश्न देखते हैं, उसके उत्तर देते हैं। तो अगर पूछ ले आपसे कभी कि राजस्थान की परीक्षाओं में, राजस्थान की परीक्षाओं में, परीक्षाओं में किसकी, किसकी पुस्तकें सर्वमान्य है, सर्वमान्य है, मान्य है, तो हमारे पास नाम आएगा क्या? गौरी शंकर, गौरी शंकर हीराचंद, हीराचंद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। किसका नाम आएगा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। काफी प्रसिद्ध इतिहासकार हुए किसके? राजस्थान के। तो ये बात करी अपन ने इतिहास का सामान्य परिचय। अगला जो हम देखते हैं वो क्या है, तो ध्यान रखना इतिहास का पाठ्यक्रम। राजस्थान की जो परीक्षा है उनमें इतिहास का पाठ्यक्रम क्या आता है? तो राजस्थान के इतिहास के पाठ्यक्रम को वापस हम तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? तीन। तो इसका जो पहला भाग आएगा उसे हम कहते हैं प्राचीन काल। क्या कहते हैं? प्राचीन काल। इसका जो दूसरा भाग आता है उसे हम कहते हैं मध्यकाल। क्या कहते हैं? मध्यकाल।
इसके बाद जो भाग आता है तीसरा, उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक काल। क्या कहते हैं? आधुनिक काल। राजस्थान के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो वापस तीन भागों में बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अपन बात करें प्राचीन काल में क्या क्या आता है, तो प्राचीन काल में सबसे पहला आएगा पुरातात्विक स्रोत। क्या आएंगे? पुरातात्विक स्रोत। यहाँ पर क्या प्राचीन अवशेष मिलते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो किस में पढ़ते हैं? पुरातात्विक स्रोत में। किस में पढ़ते हैं? पुरातात्विक स्रोत में। उसके बाद अगली बात करें तो इसमें भाग आता है सभ्यताओं के बारे में। किसके बारे में? सभ्यता। अगला जो इसमें भाग आता है वो आता है जनपद काल। क्या आता है? जनपद काल। जनपद काल का मतलब है जनों का समूह। क्या है? जनों का समूह, उसे हम क्या कहते हैं? जनपद काल। उसके बाद बात करें तो इसमें और क्या आता है, तो ऐतिहासिक अंचल। क्या आता है? ऐतिहासिक अंचल, यानी कुछ ऐसे स्थान जिनका इतिहास में महत्व रहा है, तो उनके बारे में भी हम कहाँ पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास में या प्राचीन काल में। उसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल का सीधा सीधा अर्थ क्या है? राजपूत वंश। क्या है? राजपूत राजवंश। अब राजस्थान में अनेकों राजपूत वंश हुए हैं। अब वे राजपूत वंश कौन कौन से थे, तो सबसे पहले हम देखें तो इसमें पहला नाम मिलेगा क्या? चौहान। क्या मिलेगा? चौहान। चौहान के पश्चात हमें यहाँ क्या मिलेंगे? गुहिल। क्या मिलेंगे? गुहिल। गुहिल के साथ इसी को अपन क्या कहते हैं? सिसोदिया। क्या कहते हैं? सिसोदिया। इसके अलावा हमें मिलेंगे यहाँ पे कौन? यहाँ मिलेंगे राठौड़। कौन मिलेंगे? राठौड़। यहाँ हमें मिलेंगे कौन? कच्छवा। कौन मिलेंगे? कच्छवाह। इसके अगले भाग में हमें मिलेंगे कौन, तो याद रखना जाट। कौन मिलेंगे? जाट। इसके अगले भाग में हमें मिलेंगे कौन? गुर्जर प्रतिहार। कौन मिलेंगे? गुर्जर प्रतिहार। अगले हमें मिलेंगे यहाँ कौन, तो याद रखना हाड़ा। कौन मिलेंगे? हाड़ा। अगले हमें मिलेंगे यहाँ कौन? अगले हमें मिलेंगे कौन यहाँ पे, तो याद रखना भाटी। कौन मिलेंगे? भाटी। अगले हमें मिलेंगे कौन, तो मुस्लिम रियासत। कौन मिलेगी यहाँ पे? मुस्लिम रियासत। कौन सी थी? टोक। कौन सी मिलेगी? टोक रियासत। हम किन के बारे में पढ़ेंगे? राजपूत राजवंशों के बारे में। जो कौन कौन है? चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़, कच्छवा, जाट, गुर्जर प्रतिहार, हाड़ा, भाटी और टोक रियासत, जो कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। अब इनके साथ हम क्या पढ़ेंगे? मध्य भारत का संबंध। किसका? मध्य भारत का संबंध। भारत का संबंध। मध्य भारत के संबंध को अगर हम समझे तो केंद्र में, जैसे आज भी हम कहते हैं कि राजस्थान एक राज्य है, राजस्थान राज्य का केंद्र से यानी प्रधानमंत्री वगैरह जो केंद्रीय सरकार है उससे क्या संबंध है, उसी प्रकार से ये भी क्या है, बहुत सारे राजवंश है, इनका केंद्रीय भारत से मतलब केंद्र में जो भारत में राज कर रहा था उनसे क्या संबंध है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं किसमें? मध्यकाल में। अगला जो अपने भाग आता है उसे हम कहते हैं क्या? आधुनिक इतिहास। क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास। भारत का जो आधुनिक इतिहास है वो प्रारंभ होता है अंग्रेजों के आगमन से, परंतु राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है इसका प्रारंभ होता है कहाँ से, तो वो होता है मराठाओं के आगमन से। किससे? मराठा का आगमन। मराठा का आगमन। दूसरा जो इसमें भाग आता है वो कौन सा है, तो याद रखना अंग्रेजों का आगमन। किसका आगमन होता है मराठाओं के बाद? अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों का आगमन।
18वीं शताब्दी में एक विवाद होता है जिसे अपन कहते हैं बूंदी और जयपुर का विवाद। उसी के साथ राजस्थान में मराठा आते हैं और मराठा आने के पश्चात पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा लूट मचाते हैं। तो अंग्रेजों के साथ सारे राजपूत राजा संधिया करते हैं 1817 एवं 18 की। उन्हें हम पढ़ते हैं किसके तहत? अंग्रेजों के आगमन के तहत। उसके बाद पहले तो उन्हें लगा था कि मराठा खराब है, इसलिए अपन ने दोस्ती किससे कर ली? अंग्रेजों से। पर बाद में पता चलने लगा कि अंग्रेज भी खराब है, अंग्रेज उनसे भी ज़्यादा खराब है, मीठे बोल बोल के छुरी घोंपते हैं। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक क्रांति करते हैं, जिस क्रांति का नाम क्या है? 1857 की क्रांति। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति अगर सफल हो जाती तो अंग्रेज भारत से चले जाते, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उस जगह क्या हुआ कि अंग्रेज जीत गए और उन्होंने और ज़्यादा अधिकार कर लिया और ज़्यादा उन्होंने लूट मचानी शुरू कर दी। इस कारण से फिर क्या है, लोगों ने कहा कि अब हम हथियार नहीं उठाएंगे, अब हम क्या करेंगे, किससे करेंगे? अहिंसा से। तो हम आंदोलन करेंगे। तो उसके बाद क्या शुरू हुए आधुनिक इतिहास में? आंदोलन। क्या शुरू हुए थे? आंदोलन। और ये आंदोलन के तीन भाग है। कितने भाग है? तीन। इसमें सबसे पहला जो भाग आता है उसे हम कहते हैं किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? किसान। उसके बाद जो भाग आता है उसे हम कहते हैं क्या? जनजाति। कौन सा आंदोलन? जनजाति। उसके बाद जो भाग आता है उसे हम कहते हैं प्रजा आंदोलन, या फिर उन्हीं को कहते हैं अपन प्रजामंडल। क्या कहते हैं? प्रजा मंडल। ये बात है किसकी? आंदोलन के बारे में। और इन आंदोलन के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है। और आज़ादी मिलने के पश्चात इस राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी, 3 ठिकाने हुआ करते थे, एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, जिसका एकीकरण किया जाता है। तो हम अंतिम रूप से पढ़ते हैं इसमें क्या? एकीकरण। क्या पढ़ते हैं? एकीकरण। जब एकीकरण हो गया तो यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने इन सभी में भाग लिया। जिस प्रकार से अंग्रेजों के साथ आगमन में, या फिर 1857 की क्रांति में, आंदोलन में, एकीकरण में, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम एक और भाग पढ़ते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व। क्या पढ़ते हैं? प्रमुख व्यक्तित्व। यह हमारा भाग हुआ किसका? पाठ्यक्रम का, जो इतिहास का है। राजस्थान के इतिहास के पाठ्यक्रम के बारे में अपन ने देखा। तो इसमें प्राचीन काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पुरातात्विक स्थल, फिर सभ्यताएं, फिर जनपद काल, और फिर ऐतिहासिक अंचल। उसके बाद मध्यकाल में हम क्या पढ़ेंगे? राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़, कछवा, जाट, गुर्जर प्रतिहार, हाड़ा, भाटी, टोक रियासत, और उनका मध्य भारत से क्या संबंध था उसके बारे में। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? मराठाओं का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, 1857 की क्रांति, फिर 3 प्रकार के आंदोलन। कौन कौन से? किसान, जनजाति, प्रजामंडल और एकीकरण। उसके बाद एकीकरण के पश्चात हम जिन लोगों ने इस राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है उनके बारे में पढ़ते हैं। किसमें? प्रमुख व्यक्तित्वों में। तो अब बात करें अपन सबसे पहले जो आज शुरू करने जा रहे हैं हम, वो करने जा रहे हैं मेवाड़ रियासत के बारे में। और मेवाड़ रियासत भारत की सबसे ज़्यादा सम्मानित और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। यूँ कहते हैं कि महाराणा का नाम कहीं पे भी ले लो आप पूरी दुनिया में, तो महाराणा का नाम सब जगह जाना जाता है। एक प्रसिद्ध कवि है जिनका नाम है कुमार विश्वास। वह यह बात कहते हैं कि अगर एक तराजू में इतिहास को तोला जाए, तो एक तरफ विश्व का इतिहास रखा जाए और एक तरफ भारत का इतिहास रखा जाए, तो भारत का इतिहास ज़्यादा भारी रहेगा। उसी के बाद जब भारत के इतिहास को राजस्थान के इतिहास के साथ तोला जाए, तो राजस्थान का जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी रहेगा। उसी के बाद अगर यूं बात करें कि राजस्थान के संपूर्ण इतिहास को मेवाड़ के इतिहास से तोला जाए, तो मेवाड़ का इतिहास का पलड़ा भारी रहेगा। और अगर एक तरफ पूरे भारत का, पूरे विश्व का, पूरे राजस्थान का इतिहास रख दिया जाए और एक तरफ केवल मेवाड़ का इतिहास रखा जाए, तो भी मेवाड़ का इतिहास का पलड़ा भारी रहेगा। तो आज हम उसी के बारे में शुरुआत करेंगे कि मेवाड़ का इतिहास किस प्रकार से हम पढ़ते हैं। मेवाड़ के इतिहास से पहले हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं, जैसे राजपूतों की उत्पत्ति। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें अपन, राजपूतों की उत्पत्ति। अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अनेकों लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। वे सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो एक बार अपन वो देख लेते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे किसको? मेवाड़ को। तो देखते हैं। इसमें पहला जो व्यक्ति आता है जिसका नाम है चंद्र बरदई। क्या नाम है?
चंदर बरदई। चंदर बरदई ने पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या था? तो याद रखना पृथ्वीराज रासो। क्या लिखी? पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो में इसने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? अग्निकुंड से। अग्निकुंड से उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से। वह बताता है कि आबू में एक मुनि रहा करते थे जिनका नाम था वशिष्ठ, और वे हमेशा तपस्या करते रहते थे। तो उनके हवन कुंड में राक्षस आके लेग पीस डाल के चले जाते थे। लेग पीस का मतलब उनके जो यज्ञ हुआ करता था उसको भंग करने का प्रयास किया करते थे। इस कारण से उन्होंने अग्नि के कुंड में से 4 महावीर निकाले, जो थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इसमें से जो प्रतिहार थे वे चले गए मंडोर और भीनमाल में। परमार जो थे वे चले गए मालवा में। चालुक्य चले गए गुजरात में। और उसी के बाद चौहान जो थे वो अपने राजस्थान में रहते हैं। और राजस्थान में कहाँ कहाँ? तो वो रहते हैं सबसे पहले अपने सांबर में, रणथंभौर में, पाली में, जालोर में। यहाँ क्या है? चौहान वंश था। तो अग्निकुंड का सिद्धांत कौन दे रहा है? चंद्रबरदई दे रहा है। उसके बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? दशरथ शर्मा। क्या नाम है? दशरथ शर्मा। और दशरथ शर्मा ये कहता है कि इनका जो जन्म है या इनकी जो उत्पत्ति है वह सूर्य वंश से या फिर चंद्र वंश से हुई है। तो सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में बताने वाला कौन? दशरथ शर्मा। कौन है? दशरथ शर्मा। तो ये कहता है सूर्य वंश, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। किन के बारे में बताता है ये? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी के बारे में। इसके बाद व्यक्ति का नाम है कर्नल टोड। क्या नाम है? कर्नल टोड। और कर्नल टोड इनकी उत्पत्ति विदेशी जनजाति से करता है। विदेशी जनजाति का नाम था शक और सिंथियन। क्या नाम था? शक और सिंथियन। तो कर्नल टोड भी बाहर का रहने वाला। तो उसने जो राजपूतों की उत्पत्ति बताई वो भी कहां से बताई? बाहर से। तो ये बताता है कि राजपूतों की उत्पत्ति शक एवं सिंथियन जाति से हुई है। किससे हुई है? सिंथियन जाति से हुई है। एक हमें नाम मिलता है इसमें वी एन स्मिथ। क्या नाम मिलता है? वी एन स्मिथ। ये वी एन स्मिथ महोदय बताते हैं कि इनकी जो राजपूतों की उत्पत्ति है ये हुणों से हुई है। किससे हुई है? हुणों से। फिर एक व्यक्ति है हमारे पास जिसका नाम है क्रुक। क्या नाम है? क्रुक। और पूरा नाम समझे तो पूरा नाम है इसका विलियम क्रुक। ये कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? कुषाणों से। किससे हुई है? कुषाणों से। और इसी के साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था कनिंगम। क्या नाम था? कनिंगम। ये कनिंगम भी क्या कहता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कुषाणों से। इसके अलावा हम एक बात करें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है? गोपीनाथ शर्मा। यह गोपीनाथ शर्मा और इसी के साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम है डॉक्टर भंडारकर। क्या नाम है? डी आर भंडारकर, या अपन क्या कह सकते हैं? डॉक्टर भंडारकर। ये डॉक्टर भंडारकर ने बताया कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। तो ये दोनों देखो, शब्द देखना, इसमें हमें शर्मा दिख रहा है, भंडारकर दिख रहा है। ये ब्राह्मण है तो इनकी उत्पत्ति भी कहाँ से बताई? ब्राह्मण से। ब्राह्मण से। आपको समझ आया होगा किस किस ने किस किस की उत्पत्ति किस प्रकार से बताई है। जिसमें पहला नाम आया किसका? चंद्रबरदई। चंद्रबरदई कहता है कि इनकी उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो की पुस्तक के अनुसार अग्निकुंड से हुई है। दशरथ शर्मा कहता है ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। गोपीनाथ गोपीनाथ शर्मा और डी आर भंडारकर कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। क्रुक कनिंगम कहते हैं कि कुषाणों से हुई है। वी एन स्मिथ कहता है हूणों से हुई है। और कर्नल टोड कहता है क्या? शंख एवं सीथियन से हुई है। एक व्यक्ति और है जिसका नाम है चिंतामणि वेद। क्या नाम है? चिंतामणि वेद।
और ये इसके नाम के साथ ही इसके साथ बताएगा कि राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई है। किससे हुई है? वैदिक आर्यों से। तो अपन लिख सकते हैं कि उत्पत्ति किससे बताई है? वैदिक आर्यों से। वैदिक आर्यों से। और इसका समर्थन करते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। वो भी मानते हैं कि वैदिक आर्य जो आए थे मध्य एशिया से, उन्हीं से किनकी उत्पत्ति हुई है? राजपूतों की। तो एक बार आप समझ चुके होंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है। अगला जो हम देखें वो क्या है, तो हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा राज्य? मेवाड़ राज्य। अपन मेवाड़ से ही शुरू करते हैं क्योंकि हम आज मेवाड़ में हैं। मेवाड़ की यहाँ पावन धरा से ही हम आपको यहाँ से शिक्षा दे रहे हैं, तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मेवाड़ राज्य से। मध्य राजस्थान का इतिहास। मेवाड़ राज्य की अपन सबसे पहले क्या लेते हैं? सामान्य जानकारी। क्या लेंगे? सामान्य जानकारी, यानी सामान्य क्षेत्र। सबसे पहले अपन इसका क्या देख लेते हैं? क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र के बारे में अगर अपन देखें तो ये किस किस क्षेत्र में है। अगर हम मैं बात बताऊं कि इस प्रकार का अपना कुछ राजस्थान का मैप है, इस प्रकार से कुछ दिखता है। इस मैप में जो दक्षिणी राजस्थान है, कौन सा राजस्थान? दक्षिणी राजस्थान, ये मूलतः मेवाड़ का भाग हुआ करता था। फिर सामंत सिंह के समय से एक नया राज्य बन गया वागड़, परंतु उससे पहले जो ये पूरा क्षेत्र था वह सामान्य क्षेत्र में आया करता था। किसके? मेवाड़ के। तो मेवाड़ राज्य में कौन कौन से स्थान वर्तमान में आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, तो अपन बात करें तो इसमें अपन को पहला जिला कौन सा देखने को मिलेगा? उदयपुर। कौन सा जिला? उदयपुर। दूसरा जो अपन को जिला देखने को मिलेगा उस जिला का नाम क्या है? सलूम्बर। कौन सा मिलेगा? सलूम्बर। तीसरा जो नाम देखने को मिलता है अपन को इसमें वो मिलेगा क्या? चित्तौड़। क्या मिलेगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। इसके बाद हमें जो नाम मिलेगा वो है भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद हमें देखने को मिलेगा क्या? तो याद रखना, शाहपुरा। क्या मिलेगा? शाहपुरा। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा का ही भाग था। आज भी भीलवाड़ा का, पहले बीच में ये अलग से नया जिला बना था, परंतु आज वापस किसका हो गया? भीलवाड़ा का। पर शाहजहां एक बार 1631 में मेवाड़ आता है, वो एक नई रियासत की स्थापना करता है। किसकी? शाहपुरा की। उसके बाद हमें इसमें जिला मिलेगा राजसमंद। कौन सा जिला मिलता है? राजसमंद। ये मूल मूल जिले किसके? मेवाड़ राज्य के। इसके बाद अगर हम और बात करें तो इस मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम, क्या बात करेंगे? प्राचीन नाम। इस जगह का जो प्राचीन नाम है वो मिलता है हमें मेदपाट। क्या नाम मिलता है? मेदपाट। उसके अलावा इसी को हम क्या कहते हैं? प्रागवाट। क्या कहते हैं? प्रागवाट। प्रागवाट। और इसकी राजधानी हुआ करती थी नगरी। क्या होती थी? नगरी। और नगरी के साथ ही इसी को अपन कहते थे मध्यामिका। क्या कहते थे? मध्यामिका। यहाँ जो राजवंश राज करता है, कौन सा? यहाँ का राजवंश। यहाँ जो राजवंश राज करता है उस राजवंश का नाम क्या है? तो उसका नाम है गुहिल। क्या नाम है? गुहिल। और इसी के बाद रावल रतन सिंह के साथ गुहिल शाखा समाप्त होती है। उसके बाद उन्हीं के एक भाई थे जो क्या है, सिसोदा के सामंत हुआ करते थे, उनका नाम था हमीर सिंह। हमीर सिंह के साथ ही यहाँ पर वापस कौन सी शुरू हुई शाखा? सिसोदिया। कौन सी शुरू हुई? सिसोदिया। अगली हम बात करें तो बात कर सकते हैं कि इसमें महाभारत काल में क्या नाम था? किस काल में? महाभारत काल में नाम। महाभारत काल में नाम। तो महाभारत काल में इस जगह को कहा जाता था शिवी जनपद। क्या कहा जाता था? शिवी जनपद। शिवी जनपद। ये बात किसके बारे में है? मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ का अपन ने सबसे पहले क्या देखा? सामान्य क्षेत्र उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा और राजसमंद। प्राचीन नाम इसका क्या था? तो मेदपाट या प्रागवाट, जिसकी राजधानी हुआ करती थी नगरी या मध्यामिका। अपन से पूछ ले नगरी व मध्यामिका किस जिले में है, तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में। किस में है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद यहाँ देखे अपन कि राजवंश कौन सा है, तो राजवंश हमें यहाँ मिलता है कौन सा? गुहिल या सिसोदिया।
और इसको महाभारत काल में क्या कहा जाता था, तो शिवी जनपद। आगे हम बात करें इसके और के बारे में, तो मेवाड़ राजवंश, किसकी बात करें, मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश की शुरुआत 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 मेवाड़ राजवंश की जो शुरुआत है वो करता है पहला शासक जिसका नाम था गुहिल। कौन करता है, गुहिल। और यह इसकी स्थापना करता है कब, 566 ईस्वी में। किस ईस्वी में करता है, 566 ईस्वी में। इसके बाद जो इसका अंत है, यानी इसका अंतिम शासक, अंतिम शासक शासक अंतिम शासक इसके हमें मिलते हैं कौन, महाराणा महाराणा भूपाल सिंह। कौन मिलते हैं, महाराणा भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। और ये 1948 में भारत गणराज्य में, यानी भारत संघ में विलय कर लेते हैं। किस में विलय कर लेते हैं, भारत संघ में विलय। पहले ये एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, पर अब क्या हो चुकी है, ये भारत संघ में सम्मिलित हो चुकी है। और वह करने वाले शासक कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह, जिन्हें राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया था और ये आजीवन महाराज प्रमुख रहे थे। इसके बाद हम बात करें इसके प्रसिद्ध शासक, किनके बारे में बात करें, प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध शासक। प्रसिद्ध शासक में हमें नाम मिलेंगे बहुत सारे, जिसमें सबसे पहला नाम ले सकते हैं अपन, कौन, गुहिल। कौन ले सकते हैं, गुहिल। गुहिल के पश्चात नाम मिलेगा हमें किसका, कालभोज। किसका नाम मिलेगा, कालभोज। कालभोज को हम क्या कहते हैं, बप्पा रावल। उसके बाद हमें नाम मिलेगा किसका, अल्हट। किसका नाम मिलेगा, अल्हट। अल्हट के बाद हमें नाम मिलता है किसका, तो याद रखना, रतन सिंह। किसका नाम, रतन सिंह। रतन सिंह के साथ और नाम कौन सा याद रख सकते हो, जैत्र सिंह। कौन सा सिंह, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के अलावा नाम याद रख सकते हो कौन सा, हमीर। कौन, हमीर सिसोदिया, हमीर सिसोदिया। हम नाम याद रख सकते हैं किसका, राणा कुंभा। किसका नाम, राणा कुंभा। राणा सांगा, राणा सांगा। राणा प्रताप, राणा अमर सिंह, अमर सिंह। राणा राज सिंह, राज सिंह। राणा जय सिंह, जय सिंह। एवं और आदि। ये इसके क्या है, मुख्य या फिर प्रमुख शासक, जिसमें हमें नाम मिलेगा किसका, गुहिल, कालभोज, अल्लट, रतन सिंह, जैत्र सिंह, हमीर सिसोदिया, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह, राणा राज सिंह, राणा जय सिंह एवं अन्य सारे जो शासक है। कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसने कोई गलत कृत्य किया हो। सारे राजा का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा उज्ज्वलित है, बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित है। हम सब से बहुत सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं। जब मैं खुद इतिहास पढ़ रहा था, जब मैंने मूल किताबें पढ़ी थी, तो उनमें देख के मुझे खुद को ये विश्वास हो गया कि कुमार विश्वास ने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% सत्य है। क्योंकि कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं मिलेगी अपन को किसमें, मेवाड़ राज्य के इतिहास में। यह सबसे प्राचीन राज्य क्या है, सबसे प्राचीन रियासत क्या है, सबसे प्राचीन रियासत, रियासत। सबसे प्राचीन क्या है, रियासत है। ये बात हमने किसके बारे में, राजस्थान के मेवाड़ राज्य के बारे में। एक बात और नोट करके लिख सकते हैं, काल भोज को, इसको मैं इसी जगह लिख देता हूं कि अगर पूछ ले आपसे क्या वास्तविक संस्थापक मेवाड़ राज्य का, क्या पूछ लेगा वो, वास्तविक, वास्तविक वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक कौन है, तो नाम याद रखना है किसका, कालभोज। किसका नाम याद रखना है, कालभोज।
काल भोज। और काल भोज को ही हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? बप्पा रावल। किस नाम से जानते हैं? बप्पा रावल। ये हमने और जानकारी ली किसकी? मेवाड़ राजवंश के बारे में। मेवाड़ राजवंश के बाद आगे चलते हैं हम इनकी भक्ति के बारे में, कि इनके आराध्य देव कौन है, कुल देवता कौन है, आराध्य देवी कौन है, कुल देवी कौन है, उनके बारे में, कि यहाँ का जो राजवंश है ये किसकी पूजा करता है, ये किसको अपना भक्ति का साधन मानता है। तो वो हम देखते हैं कि इनकी भक्ति। तो इसमें सबसे पहले हम देखें क्या? आराध्य देव। कौन से देव? आराध्य देव। आराध्य देव इनके हमें दो देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? तो सबसे पहले हमें दिखेंगे कौन? एक लिंग जी। कौन दिखेंगे? एक लिंग जी। एक लिंग जी। और दूसरा जो हमें नाम देखने को मिलेगा इसमें, जगदीश जी। कौन मिलेंगे? जगदीश जी, जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? उदयपुर में। दोनों के मंदिर कहाँ? उदयपुर में। बात हमसे कर ले क्या? कुल देवता। किसके बारे में बात करें? कुल देवता। कुल देवता। इनके कुल देवता भी कौन है? स्वयं एकलिंग नाथ। कौन है इनके कुल देवता? तो याद रखना, एकलिंग नाथ। एकलिंग नाथ। जो मेवाड़ राजवंश के राजा हुआ करते हैं, वे जो राजा है वे सभी एकलिंग नाथ को यहाँ का पूरे मेवाड़ का राजा मानते हैं और खुद को इन एकलिंग नाथ का दीवान मानते हैं। दीवान का अगर सीधा अर्थ देखा जाए तो वो होता है प्रधानमंत्री। तो मेवाड़ का राजा कौन है? एकलिंग नाथ। इन्हें क्या माना जाता है? मेवाड़ का राजा। क्या माना जाता है? मेवाड़ का राजा। और यहाँ के जो महाराणा होते हैं, जो यहाँ के राजा है, उनकी उपाधि क्या है? महाराणा। तो महाराणा जो होते हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं? दीवान। क्या मानते हैं? दीवान। ध्यान रखना है इस बात को। इसके बाद अपन बात करें किसकी? कुल देवी के बारे में। किसके बारे में? कुल देवी। अगर आपसे पूछ ले इनकी कुल देवी कौन है, तो कुल देवी का नाम है बायण माता। कौन सी माता है? बायण माता। या इन्हें ही हम कहते हैं बाण माता। क्या कहते हैं? बाण माता। अगर हम बात करें इनकी आराध्य देवी, किसके बारे में बात करें? आराध्य देवी। आराध्य देवी में नाम आता है अपने पास किसका? बीरवड़ी माता। कौन सी माता है? बीरवड़ी माता। या फिर हम कह सकते हैं इन्हीं का एक और नाम क्या है? अन्नपूर्णा माता। कौन सी माता है? अन्नपूर्णा माता। ये आराध्य किस प्रकार बनी तो सुनना। रावल रतन सिंह के साके के पश्चात पूरे चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है और अलाउद्दीन खिलजी और उसके पुत्र खिज्र खां को वहां का संरक्षक बनाकर चला जाता है। उस समय में राणा हमीर वापस आक्रमण करता है, पर बार बार आक्रमण करने पर भी उसे चित्तौड़ पे अधिकार नहीं मिल रहा था। तो एक बार जब वो आक्रमण करता है तो वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वो घोड़े के ऊपर पड़ा हुआ मूर्छित रूप में आगे की तरफ जा रहा होता है। वहां एक इसको बूढ़ी माँ मिलती है जो इसे कुछ भोजन कराती है और साथ में उसके 63 पुत्र थे। मुंह बोले, यूं नहीं है 63 पुत्र थे, पर उसके कितने पुत्र माने गए? 63 पुत्र माने गए। वह 63 पुत्रों की उसको सेना दी और साथ में हमीर को अन्न दिया। इस कारण से उसकी उसके प्रति क्या जग गई? आराधना, या फिर आराध्य जग चुका था, भक्ति जग चुकी थी। और उसके बाद जब उसने आक्रमण किया चित्तौड़ पे, उस चित्तौड़ पे वह अधिकार कर लेता है। उसी के पश्चात वो मंदिर बनवाता है किसका? बीरवाड़ी माता, या फिर उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? अन्न देने के कारण अन्नपूर्णा माता। तो इनका मंदिर अगर पूछ ले, मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण, तो वह करवाता है कौन? महाराणा, महाराणा हमीर। कौन करवाता है? महाराणा हमीर। एक बार इसको वापस देख लेते हैं
कि क्या है, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, भक्ति के बारे में। तो इनके आराध्य देव दो है, पहले है एकलिंग जी और दूसरे हैं जगदीश जी। इनके कुल देवता के बारे में बात करें तो कुल देवता कौन है इनके, एकलिंग जी, जिन्हें यहाँ के जो राजा होते हैं वे सभी कहते हैं कि यही एकलिंग जी राजा है, हम तो एकलिंग जी के दीवान हैं। तो वो महाराणा अपने आप को क्या मानते हैं, दीवान। कुल देवी इनकी कौन है, तो बायण माता है, और उसी के उन्हें क्या कह सकते हैं, बाण माता है, जिनका मंदिर भी कहाँ है अगर पूछ ले आपसे तो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और एक मंदिर कहाँ है इनका, नागदा। कहाँ पर है, नागदा। हम बात करें कि इनकी आराध्य देवी की, तो आराध्य देवी कौन कौन है, बीरवड़ी माता, अन्नपूर्णा माता। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो थे महाराणा हमीर। हम बात करें आगे इनके बारे में, और आगे बात करते हैं हम प्रथम शासक, प्रथम शासक गुहिलादित्य। कौन है, गुहिलादित्य, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। किस में पढ़ेंगे, अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।